नमस्कार बच्चों। आज हम भारत का वैभवपूर्ण इतिहास हमारे कक्षा 12 के अध्याय प्रथम का टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे इसके स्थल मिले, इस कारण से इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। क्योंकि इसका पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। कभी आप जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के बाद, लॉर्ड डलहौजी के काल में तो 1853 में 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच में पहली रेलगाड़ी चली थी। रेलगाड़ी पहली 1853 में चली थी भारत में, लेकिन 1856 का जब दौर था तो लाहौर से कराची, याद रखिएगा, लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। और उस समय रेलवे लाइन में जो बीच में पत्थर डाले जाते हैं, रोड़ियाँ डाली जाती हैं, तो उसकी कमी आ गई। और जैसे ही कमी आई तो पास में कुछ ईंटें निकाल करके उसमें बिछाई गई, रोड़ियों की जगह ईंटें तोड़ तोड़ के डाली गई। लेकिन बाद में पता लगा कि ये इस वीरान थार के रेगिस्तान में जो है ये ईंटें आई कहाँ से। तो और जब पता लगा, पुरातात्विक विभाग वालों को बताया गया, तो जो बर्टन बंधु थे, बर्टन बंधु ने 1856 में हड़प्पा स्थल की सूचना फिर सरकार को दी। बर्टन बंधुओं ने ये जो सूचना दी वो सरकार को, तो उसके बाद 1861 में जो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई, जो कनिंघम के नेतृत्व में की गई 1861 में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, छोटा प्रश्न है कि भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी और उसका संस्थापक कौन था। तो 1861 में स्थापित की गई और कनिंघम जो है, अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, उसके निर्देशन में स्थापना हुई। 1904 में जब जॉन मार्शल जो है इस विभाग का निदेशक बनाया गया, इस विभाग का निदेशक 1904 में जब जॉन मार्शल को बनाया गया, तो उन्हीं के निर्देशन में, जॉन मार्शल के निर्देशन में सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा दयाराम साहनी ने खोजा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा था, जो हड़प्पा स्थल दयाराम साहनी ने खोजा था। 1921 में एक है, आप जानते हैं, पहला नंबर स्थल है, और एक नंबर स्थल खोदते समय दया नहीं आई थी दयाराम साहनी को। दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल खोजा और ठीक अगले साल 2 नंबर स्थल खोदते समय दया रख ली थी। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो जो है वो और हड़प्पा जो है, वे दोनों स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में हैं। हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई, इसीलिए इसके हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और प्रारंभ में सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास, सिंधु नदी के आसपास ये स्थल खोजे गए, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है इस सभ्यता को। तो आइए इसके विस्तार की हम बात करें। तो छोटे प्रश्न जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्या था, किन किन देशों में इसके या किन किन राज्यों में इसके स्थल हैं, तो हमें इसके बारे में बताना है। तो और कीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के अब तक खोजे गए जो हैं स्थान जितने भी हैं, उनमें 917 स्थान भारत में, 481 पाकिस्तान में और 2 स्थान अफगानिस्तान में हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 2 स्थान अफगानिस्तान में क्यों, यानी अब तक 3 देशों में इसके स्थल खोजे गए हैं। इसका पूर्व से पश्चिमी विस्तार जो है वो 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है 1400 किलोमीटर रहा है। अफगानिस्तान में जो 2 स्थल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में छोटा प्रश्न भी आ सकता है बच्चों। अफगानिस्तान में जो 2 स्थल खोजे गए हैं वो शोर्तघोई और मुंडीगाग हैं। शोर्तघोई और मुंडीगाग अफगानिस्तान में है। इसके अलावा पाकिस्तान में कुछ स्थल हैं, जैसे बलूचिस्तान क्षेत्र में सुतकोंगेडोर, सुतकाखो, बालाकोट और जो है पाकिस्तान में ही सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, चन्हू दड़ो, दड़ो, दीजी, दड़ो, जदीर जोदड़ो। तो ये दड़ो, दीजी, तो दड़ो, दीजी सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत में है। पंजाब में जो है, पाकिस्तान में हड़प्पा है, गनेरीवाल है, रहमान ढेरी है, सराय खोला है, जलीलपुर है। और जो पंजाब भारत में रह गया, पंजाब के 2 हिस्से हो गए, एक पाकिस्तान में चला गया, एक भारत में है। तो रोपड़ पंजाब में जो है, संघौल पंजाब में, रोपड़ पंजाब में ये स्थान यहाँ। हरियाणा में भारत में बनवाली, मिताथला और जो है
राखीगढ़ी स्थान रहा है। राजस्थान में आप जानते हैं सिंधु सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थान कालीबंगा जो पीलीबंगा तहसील में है। तो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर हुलास, तो गुजरात में रंगपुर, धौलावीरा, प्रभास पाटन और खंबात की खाड़ी में जो स्थल मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। और महाराष्ट्र में दायमाबाद, जो आप जानते हैं दायमाबाद तो जो है सबसे दक्षिणी बस्ती है सिंधु घाटी सभ्यता का, सबसे दक्षिणी बिंदु महाराष्ट्र से ही मिला है दायमाबाद। हम बात करें तो सिंधु नदी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तिब्बत के कैलाश मानसरोवर से निकलने वाली सैगने खबब, सिंहमुख और हिमनद से इसका स्थल उद्गम स्थल माना जाता है। और सरस्वती नदी का उद्गम जो है शिवालिक की पहाड़ियों से माना जाता है, शिवालिक की पहाड़ियों से माना जाता है। आप जानते हैं कि ये यहाँ से आदि बद्री के पास से मैदान में प्रवेश करती हुई दक्षिण पश्चिम में कुरुक्षेत्र, घग्गर, हाकड़ा होती हुई हरियाणा के सिरसा स्थान से और राजस्थान के नौहर में प्रवेश करती है। और जो सरस्वती नदी है यहाँ से बीकानेर, जैसलमेर होती हुई गुजरात के कच्छ के रण में प्रवेश करती है, प्रभास पत्तन के पास समुद्र में गिरती है। वर्तमान में इंपॉर्टेंट लाइन है, वर्तमान में सरस्वती नदी अब भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं है, विलुप्त नदी है। और आप जानते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियों में अंदर ही अंदर बहती है ज़मीन के, तो वो यहाँ जो है ऐसा नहीं। लेकिन उपग्रह से प्राप्त जो तस्वीरें हैं उसमें सरस्वती क्षेत्र का बहाव जो है वो देखने को मिला है। हमने अभी बात की थी कि 1921 में जो हड़प्पा सभ्यता की पहली राजधानी हड़प्पा स्थल जो है वो रावी नदी के किनारे, याद रखना हरा होता है, हड़प्पा हरा होता है, यानी हड़प्पा रावी नदी के किनारे होता है। और भारत की कांस्यकालीन नागरिक सभ्यता के अवशेष हड़प्पा से पहली बार मिले। और 1947 में आज़ादी के बाद तक सिंधु और गंगानगर क्षेत्र में जो है घग्गर नदी वाले क्षेत्र में सरस्वती नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे जो मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। खुदाई के समय यहाँ 2 टीले मिले हैं और जो है हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया है। ये सब हमने पढ़ा, सिंधु नदी के किनारे होने के कारण इसे सैंधव सभ्यता नाम दिया गया है। लेकिन अब ये लाइन बहुत काम की है ये, लेकिन अब भारत में सरस्वती नदी के तट पर, मतलब घग्गर नदी सरस्वती नदी के तट पर भी सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश स्थल केंद्रित होने के कारण इतिहासकार इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी देते हैं। तो आप हड़प्पा सभ्यता का एक नया नाम जो है वो जो है सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोल सकते हैं। लेकिन इसका आग्रह देने का काम किया, ये नाम देना चाहिए। पुरातत्ववेत्ता जो हैं श्री वाकनकर जो हैं, जिन्होंने उत्खनन कार्य किया, उनकी मान्यता कि दोनों सभ्यताएँ आधारभूत संस्कृति के एक के ही 2 प्रारूप हैं, मतलब सरस्वती सभ्यता यानी आर्य सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता जो है वो एक जैसे प्रारूप दोनों के हैं। तो इसलिए इनको नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता दिया जाना चाहिए। सिंधु सभ्यता के बारे में आपको पूछा जाए, सिंधु सभ्यता की स्थापत्य कला के बारे में बताओ, छोटे प्रश्न बोल सकते हैं उसके टॉपिक के हिसाब से, तो आप उसको अलग अलग करते रहिएगा। नगर नियोजन है और जल निकासी प्रणाली है। तो आपको बता दूं कि सिंधु सभ्यता की स्थापत्य कला आज हम पढ़ने वाले हैं। सिंधु सभ्यता की विशेषताओं में पहला पॉइंट है सिंधु की स्थापत्य कला। उसमें भी जो है स्थापत्य कला में नगर नियोजन। आप जानते हैं कि नगर की योजना पहले बना दी जाती थी। जिस तरह से आजकल नई नई कॉलोनियाँ जो बनती हैं उसमें पहले से तय होता है कि कहाँ पार्क होगा, कहाँ जो है सीवरेज जाएगा, कहाँ जो है मंदिर होगा, तो कहाँ मकान होगा, कहाँ पार्किंग होगी, कहाँ शॉपिंग मॉल होगा, ये सब तय कर दिया जाता है। तो ठीक इसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का पहले नक्शा बन गया, पहले उसकी आयोजना तैयार हो गई। तो सुनियोजित नगर नियोजन की यहाँ मुख्य विशेषता, पूरे विश्व में ये सभ्यता सबसे अलग है तो एक कारण उसका नगर नियोजन भी है। नगर नियोजन भी है ऊंचे चबूतरे पर। और आप जानते हैं पूरे नगर को 2 भागों में बांटा गया था। यहाँ जो चित्र में आप कर्सर देख रहे हैं कि तीर का निशान ये जहाँ जा रहा है, पूरा नगर 2 भागों में विभाजित था। एक भाग था पूर्वी टीला और एक भाग था पश्चिमी टीला। जो पूर्व की तरफ था वो टीला छोटा था। आप देख रहे हैं छोटा टीला होगा तो ऊपर का एरिया ज़्यादा होगा, तो वो छोटा टीला ही, निचला टीला जो था, निचला टीला था, छोटा ना बोलिए, निचला टीला जो था वो बड़ा टीला था। और पश्चिम की साइड जो ऊंचा टीला था, जो ऊंचा होगा उसका एरिया छोटा हो जाएगा, जो ऊंचा टीला था उसको छोटा टीला था। यहीं गढ़ होता था पश्चिम के टीले पर, यहीं दुर्ग बनाया जाता था। पश्चिम की टीले पर दुर्ग था, तो इसीलिए पश्चिमी टीले को गढ़ी टीला या दुर्ग टीला कहते थे। तो जबकि पूर्वी टीले को नगर की जनता यहाँ रहती थी तो नगर टीला भी कहते थे। ये पढ़ते हैं हम नगर नियोजन। सुनियोजित नगर नियोजन यहाँ की प्रमुख विशेषता थी। प्रत्येक नगर में ऊंचे चबूतरे पर गढ़ी और नीचे समतल भाग होता था, एक गढ़ी टीला और एक समतल भाग होता था। गढ़ में यानी इस साइड राजा, पुरोहित व अन्य व्यक्तियों का निवास था। राजा रहता था, पुरोहित रहता था और मोटी दीवार का प्रकोटा था, मतलब चारों तरफ से प्रकोटा मोटी दीवार से घिरा हुआ होता था। और जो है
परकोटे की दीवार काफ़ी चौड़ी थी। नीचे समतल जो नगर होता था, पूर्वी टीले वाली, वहाँ जनता रहती थी, नगर बसा होता था। नगर में एक दूसरे को समकोण पे काटने वाली सड़कें होती थी और सड़कों की जो चौड़ाई होती थी वो 9 से लेके 34 फीट तक हुआ करती थी। और सबसे बड़ी सड़क सिंधु सभ्यता में जो मिली है मोहनजोदड़ो से, वो 34 फीट की सड़क मिली है, जो संभवतः राजमार्ग रहा होगा, नेशनल हाईवे रहा होगा उस समय का कोई। तो गलियाँ जो हैं, जो मुख्य सड़क से जो गलियां निकलती थी नगरों में जाने के लिए, वो 2.2 मीटर चौड़ी थी। और कालीबंगा की सड़कों की हम बात करें तो उसमें 1.8, 3.6, 18 दूना 36 दूना 36, आप गौर कीजिए, 1.8, 3.6, 5.4, 7.2 मीटर चौड़ी सड़कें कालीबंगा से मिली। मतलब 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72। तो मतलब जो है आप समझ रहे होंगे, बड़ी ईंटों की जो ईंटें लगी थी, तो वो बड़ी ईंटों का आकार 4:2:1 था। आप और जो सामान्यतः ईंटें लगी थी वो 7.5 बाई 15 बाई 30 इंच की थी। यानी आप इसका अनुपात निकालें तो जो है 1:2:3 अनुपात होगा। 1:2:3, सामान्य ईंटों का अनुपात 1:2:3 था। जबकि जो बड़ी ईंटें मिली हैं वो 4:2:1 की थी। आप जानते प्रकोटे के लिए जो बाहर की दीवारों की बड़ी ईंटें थी वो 10 बाई 20 बाई 40 का मतलब 1:2:4 की थी। यानी 1:2:4 आप समझ रहे हैं। जबकि सामान्य ईंटें जो हैं 7.5 बाई 15 बाई 30, तो 7.5 दूना 15, 15 दूना 30, तो मतलब तो 1:2:4 की थी। 1:2:4 की, 3 की नहीं, 1:2:4 की। आगे बढ़ रहे हैं। पक्की ईंटें, नालियों से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था थी। पक्की ईंटों से का ज्ञान मिस्र वासियों को भी नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मिस्र के लोग भी पक्की ईंटों की जानकारी नहीं रखते थे। साधारणतः प्रत्येक घर में 3-4 कमरे होते थे, आज की तरह ही होता था। स्नानागार होता था, शौचालय होता था, पाठशाला और कुआं भी होता था, मध्य में आंगन होता था, प्रत्येक घर में जल निकासी के लिए नालियाँ होती थी। तो आज की तरह से जो है, ये आप देख रहे हैं नगर नियोजन मोहनजोदड़ो का यहाँ चित्र में दिखाया गया। ये नालियाँ जल निकासी की लोथल से दिखाई गई हैं और जो है कुआं, नाली, स्नानागार हड़प्पा सभ्यता का भी जो है दिखाया गया है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। प्राचीन सभ्यताओं में जल निकासी, आप जानते हैं सिंधु सभ्यता अपनी 2 विशेषताओं के कारण विश्व प्रसिद्ध रही है। पहली नगर नियोजन, तो दूसरा था जल निकासी। जल निकासी जो है इतनी सुंदर थी, यानी नालियाँ, ड्रेनेज सिस्टम इतना सुंदर था कि सिंधु घाटी में और विश्व में उस समय था ही नहीं ऐसा। और घरों के पानी की निकास जो है नालियों से होता था, नालियों से होता था। नालियाँ गंदे पानी को नगर से बाहर पहुंचाती थी। बड़ी नालियाँ ढकी हुई थी। नालियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर में मिट्टी, जिप्सम और चूने को प्रयोग किया जाता था। नालियों में मेन हॉल, तरमोखे भी होते थे और छोटे छोटे जैसे आजकल चैम्बर बने होते हैं, इसी तरह नालियों के बीच बीच में चैम्बर, शोषकृत भी होते थे, जिनकी सफाई, कूड़ा करकट आदि निकाल दिया जाता था और पानी की निकासी होती थी। आप देख रहे हैं कि यहाँ सिंधु सभ्यता जो है उसका धौलावीरा स्थल में जल निकासी को दिखाया गया, जलाशय वगैरह हैं यहाँ। और यहाँ जो है ये दायमाबाद की तस्वीर है जहाँ रथ दिखाया गया। आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है यहाँ जो है कांसे का एक रथ दिखाया गया है। तो आगे आगे बात आएंगी। लोथल में आप देख रहे हैं गोदीवाड़ा है। यहाँ पे गोदीवाड़ा मतलब जहाज रानी, बंदरगाह। और विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में ये स्नानागार है, विशाल स्नानागार है। तो आप गौर कीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता की पहली विशेषता हमने पढ़ी नगर नियोजन, दूसरी नगर नियोजन के साथ साथ जल निकासी प्रणाली, तीसरा विशेषता है विशाल स्नानागार हुआ करते थे। तो आप देख रहे हैं कि मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसकी आकार हमें पता होना चाहिए। 39 बाई 23 बाई 8 फीट का था। 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ईंट की सीढ़ियाँ भी लगी, 3 तरफ बरामदे थे, एक तरफ सीढ़ी भी थी। तो इस तरह से जो है कुएं, पास में एक कुआं भी था जो जल का साधन, जिसमें जल वहीं से आता था। उत्तर की ओर जो है छोटे छोटे 8 स्नानागार भी मोहनजोदड़ो में मिले हैं। अन्नागार की बात करें, अन्नागार मतलब अन्न भंडारण किया जाता था। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से अन्नागार दोनों जगह से मिले, लेकिन मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार है वो 15 तिया 45, आप समझ रहे हैं, ये 45 है, ये 15 है, तो 45.71 से 15 मीटर लंबा और 15 बाई 23 मीटर चौड़ा था। 2 खंडों में विभाजित। एक अलग से जो हड़प्पा का अन्नागार है वो 2 खंडों में बटा हुआ था। मोहनजोदड़ो वाला तो पूरा एक ही था। तो देखा जाए सिंगल यदि देखा जाए तो ये बड़ा था, लेकिन हड़प्पा का अन्नागार देखा जाए तो 2 खंडों में विभाजित था। लेकिन टोटल अन्नागारों में तो हड़प्पा वाला बड़ा था। देखिए क्षेत्रफल 55 से 43 मीटर है, 55 गुना 43, वो 45, 15 तिया 45 ही है।
तो ये वाला हड़प्पा वाला बड़ा है, लेकिन 2 खंडों में बटा हुआ था। पानी के बचाव के लिए ऊंट से चबूतरे होते थे। 6-6 की पंक्तियों में, जो हड़प्पा वाला 2 खंडों में है वो 6-6 की पंक्ति, एक पंक्ति में 6, फिर दूसरी पंक्ति में 6, ये हुआ करते थे। और दोनों पंक्तियों के बीच में 23 फीट की दूरी थी। इसका जो प्रवेश द्वार है वो रावी की ओर ही खुलेगा, क्योंकि हड़प्पा हरा होता है तो रावी नदी के किनारे ही खुलेगा। ऐसे अन्नागार और कहीं सभ्यता में मिले हैं तो दजला फरात नदियों के किनारे मेसोपोटामिया सभ्यता में मिले हैं। इसी प्रकार से विशाल जलाशय की बात करें, जलाशय यानी तालाब की बात करें और स्टेडियम की बात करें तो धौलावीरा इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। धौलावीरा गुजरात में है और वहाँ से 16 छोटे बड़े जलाशय मिले, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और सबसे ज़्यादा जलाशय, जिससे हमें तत्कालीन जल संग्रहण की जानकारी मिलती है। दुर्ग जो था वहाँ पे, वहाँ जो दुर्ग के दक्षिण में शिला को काट करके 95 बाई 11.42 बाई 4 मीटर का जलाशय, बहुत बड़ा जलाशय मिला है। तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ देख रहे हैं चित्र में शैल उत्कीचित, मतलब पत्थर को काट करके जलाशय बनाया गया धौलावीरा में। तो जुते हुए खेत आप जानते हैं कि कालीबंगा से मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं। इसके अलावा धौलावीरा से विशाल स्टेडियम मिला है, विशाल स्टेडियम मिला है। स्टेडियम 283 बाई 45 मीटर का है। स्टेडियम के चारों ओर दर्शक बैठने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। समारोह स्थल से को प्राचीर से जोड़ा गया था दीवार से, और इसकी चौड़ाई 12 मीटर थी। कोई विशेष नहीं, आगे बढ़ते हैं। विशाल गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा मतलब जहाज रानी, डॉकयार्ड, बंदरगाह। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह लोथल में था और भारत में एकमात्र यही बंदरगाह था। लोथल से पक्की ईंटों का एक ढांचा मिला है, जिसको एसआर राव ने गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड का बंदरगाह का हिस्सा कहा। और इसका आकार याद रखना चाहिए, 214 × 36 मीटर का था और इसकी गहराई 3.3 मीटर थी। जो इसका उत्तरी भाग है उसकी दीवार जो है 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार था, जिसमें जहाज आते थे, और पास में भोगवा नदी थी। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे गोदी में पानी आता था। और राव लिखते हैं कि लोथल की गोदी फिनिशिया और रोम की गोदियों से ज़्यादा विकसित और प्राचीनतम थी। लोथल का डॉकयार्ड यानी बंदरगाह विशाखापट्टनम के बंदरगाह से भी, भारत का सबसे बड़ा अब वर्तमान का बंदरगाह विशाखापट्टनम है, और विशाखापट्टनम से भी बड़ा बंदरगाह डॉकयार्ड लोथल का हुआ करता था। इसके बाद जो है आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, इसकी अगला विशेषता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की कला, लिपि और विज्ञान की हम बात करें तो यहाँ पत्थर की मूर्ति, मणके, यहाँ चित्र में दिखाया बैल की आकृति वाले, एक सींग वाला बैल है और उसकी आकृति मोहर पे दिखाई गई है। ये नर्तकी की मूर्ति है कांसे की, और यहाँ मोहर पर स्वास्तिक का चिन्ह, गणेश जी का, ये आप देखिए ये स्वास्तिक का चिन्ह है। तो ये सब आकृतियाँ मोहरों पर मिली हैं, कांस्य मूर्तियाँ, पात्र यहाँ मिले हैं। सेलखेड़ी की योगी की मूर्ति मिली, आप देख रहे हैं ये वाली मोहनजोदड़ो से मिट्टी की मूर्ति सेलखेड़ी की योगी की मूर्ति है, जिसका ध्यान देखिए नाक पर केंद्रित है और एक शॉल ओढ़े हुए है और जो है योगी की मूर्ति है, योग मुद्रा में है। और नर्तकी की कांसे की मूर्ति है, कांसे की मूर्ति ये वाली जो है, ये भी जो है मिट्टी की भी मूर्ति मिली है और नर्तकी की, लेकिन कांसे की भी मूर्ति मिली है। जो कांसे वाली मूर्ति है उसका जो ऊंचाई है वो 11.5 सेंटीमीटर की है, 11.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई है, ये बात ध्यान रखनी है। और कुबड़दार बैल भी मिला है, अभी आपको बताया कुबड़ युक्त बैल, एक सींग वाला कुबड़ युक्त बैल है। और इसके साथ साथ मूर्ति कला भी उस समय बहुत अच्छी थी। यहाँ के निवासी चित्रकला के प्रति भी रुचि रखते थे। आप देख रहे हैं मिट्टी के बर्तन यानी मृद पात्र जो हैं उस पर चित्रकारी की गई है। तो इस तरह से, और जो मोहर होती थी उसमें एक घुंडी भी लगी होती थी, जो शायद जो है मोहर को टांगने के काम आती थी, कि जो है लगाने के काम आती थी। सिंधु लिपि जो है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, विश्वसनीय अध्ययन अभी तक नहीं किया जा सका। अभी तक जो मोहरें मिली हैं उन पर ही लेख मिले हैं, और उन पर जो लेख हैं वो 2500 लेख उपलब्ध हो चुके हैं, जिसमें 17 अक्षरों वाला जो सबसे लंबा लेख और बड़े अक्षरों वाला लेख जो मिला वो धौलावीरा से मिला है। और यहाँ जो चित्रित लिपि है वो भाव चित्रात्मक है। सिंधु की जो लिपि मिली है वो भाव चित्रात्मक। आप देखिए कि सिंधु की मोहरों पर ये पशुपतिनाथ शिव हैं, मोहनजोदड़ो से मिली है मोहर पे शिव हैं, पशुपतिनाथ शिव हैं। इसमें गेंडा है, भैंसा है, एक तरफ गेंडा है, भैंसा है, तो ये हिरण है, और जो है ये हाथी है, ये सब दिखाया गया मोहरों पे। ये देखिए हाथी दिखाया गया, ये कुबड़ वाला बैल, आप ये कुबड़ देख रहे हैं, ये आप जानिए कुबड़ है ये, और ये बैल है। एक शंगी अलग चीज़ है, तो जो है सिंधु घाटी सभ्यता में ये लिपि है, ये भावों के, जैसे आजकल हम व्हाट्सएप पे रोने का भाव और अलग अलग मौजी टाइप से जो हम भेजते हैं, रोने का, हंसने का, इसी तरह से ये भाव चित्रात्मक लिपि है, भावों के द्वारा वहाँ चित्रित किया गया।
विज्ञान की हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो गणित और विज्ञान का ज्ञान उनको था, गणित की संख्याओं के प्रतीक चिन्ह मिले हैं, खास करके गुणा और जो जोड़ है उससे ये परिचित थे, ये बात हमें पता लगती है इन चिन्हों से। और औषधियाँ कई काम में लेते थे, जो उत्खनन से खुदाई में औषधियाँ मिलती हैं। कालीबंगा और लोथल जो है वहाँ दोनों स्थलों से खोपड़ी के अवशेष मिले हैं, कालीबंगा और लोथल दोनों से। और कालीबंगा से जो खोपड़ी, बच्चे की खोपड़ी मिली, उसमें 6 छेद हैं और जो है कुछ छेद भर गए प्रतीत होते हैं। मतलब आप जान रहे होंगे कि इसका मतलब 6 छेद में से कुछ भर गए हैं, तो शल्य क्रिया यहाँ की गई होगी, यानी ऑपरेशन वगैरह के प्रमाण कालीबंगा से मिले। धातु का भी ज्ञान था, धातु की ढलाई करा गई, मोहनजोदड़ो की नर्तकी, कांसे की मूर्ति, दायमाबाद का जो रथ है वो सब, इसका मतलब मूर्ति का जो धातु कला से भी बहुत परिचित थे वो लोग। मिट्टी के बर्तन कुम्हार के चाक पे बनाए जाते थे, पकाने के लिए भट्टियाँ होती थी बर्तनों को पकाने के लिए, और उन पर फिर गेरुआ रंग करके, पहले गेरुआ रंग करते थे, बाद में तुलिका से काले रंग का, आज भी ऐसे होता है। तो तुलिका यानी कलम से जो है, पेन से, कलम से, पेंसिल से, तुलिका जो है उससे जो है काले रंग का डिज़ाइन कर दिया जाता था। तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताएं, जिसमें नगर नियोजन, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार और सिंधु लिपि कला, स्थापत्य कला टॉपिक हमने पढ़ा। तो स्थापत्य कला सिंधु सभ्यता की हुई, जिसमें छोटे छोटे प्रश्न भी खूब सारे अलग अलग टॉपिक वाइज निकल सकते थे। आगे हम सिंधु सभ्यता के पार्ट बी में मिलेंगे, और आप इसको बहुत अच्छी तरह से वीडियो को 2-3 बार देखिए, सुनिए, तो बहुत सारी बातें अच्छी से याद होने वाली हैं। और तैयारी कीजिए, और आपका पेपर जो है 12वीं का जल्दी से जल्दी होने वाला है। और आगे आया आदेश के मई तक क्लासें लगेंगी और मई के बाद पेपर होगा, तो आपको बहुत कम समय मिलने वाला, जनवरी निकल चुका है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि कोर्स जो है अधिकतम से अधिकतम करने के लिए ऑनलाइन का सहारा भी अवश्य लीजिए, और समय समय पे वीडियो देखिए, उनके नोट्स बनाइए, छोटे प्रश्न जो है याद कीजिए। मैं आगे पूरा चैप्टर होने के बाद जो है छोटे प्रश्नों को भी लेकर के आ रहा हूँ इसी वीडियो में। तो मिलते हैं, आप लोगों से आशा है कि आप लोग अवश्य देखते होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसको सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए, और ज्योग्राफी की वीडियो भी देखते रहिए, ताकि आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। धन्यवाद।